नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ANC इंडिया। खबरों में खबर, आपकी खबर, खास खबर में मैं आज हूं इस वक्त पचकुइया रोड, रानी झांसी रोड, पहाड़गंज स्थित अंबेडकर भवन में, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली के द्वारा संविधान आरक्षण बचाओ विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और करोलबाग विधानसभा से विशेष रवि जी जो विधायक हैं, और पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार आनंद जी, पूर्व में कई बार विधायक रहे, कांग्रेस के सीनियर लीडर जो कि दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी के भी जो है अध्यक्ष रहे हैं, माननीय राजेश लिलोटिया जी भी इस अवसर पर उपस्थित होने वाले हैं। तो आइए इस कार्यक्रम में आप सबको शामिल करता हूं। चलिए इस कार्यक्रम में अंदर की ओर चलते हैं। प्रगति का प्रावधान है बाबा अम्बेडकर, भारतवर्ष की शान है बाबा अम्बेडकर। अम्बेडकर जैसा अगर कोई इंसान
ज्ञान नहीं होता। अजब ही विभूति है, अजब अवतरण हुआ, हमारे लिए अवतार है, हमारे लिए सब कुछ बाबा साहब है। अम्बेडकर जैसा अगर कोई इंसान नहीं होता संविधान बनाने का, कभी ज्ञान नहीं होता, दुनिया में कुछ हमारी अहमियत नहीं होती, दुनिया में कुछ हमारी अहमियत नहीं होती, सारे जहां से ये अच्छा भारतवर्ष भी नहीं होता। दुनिया की दास्तान है बाबा अम्बेडकर, भारतवर्ष की शान है बाबा अम्बेडकर। अंतिम है कि बाबा तुम्हारे दम से उजाला है देश में, बाबा तुम्हारे दम से उजाला है देश में, और गिरते हुओं को तुमने संभाला है देश में, गिरते हुओं को तुमने संभाला है देश में। होता ना तुम, होते ना तुम, हम यहाँ कहीं नहीं होते, होते ना तुम तो हम यहाँ कहीं नहीं होते। दयावान बनके दलितों को पाला है देश में, दयावान करके दलितों को पाला है देश में। मेरे लिए तो भगवान है बाबा अम्बेडकर, मेरे लिए तो भगवान है बाबा अम्बेडकर। फिर भारतवर्ष की शान है बाबा अम्बेडकर, भारतवर्ष की शान है बाबा अम्बेडकर। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। सर थोड़ा सा आप पहले यहाँ पर फूल मार्केट का आप हो गया करें, आप प्लीज आ जाए। नहीं बस आप बोल भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे, अमर रहे, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न बाबा गए वो, लेकिन बहुत ही जुझारू हैं, समाज के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं। आपका भी आप भी यहाँ पर भारतीय भलाई महासभा से हैं, आप यहाँ पहुँचे हैं, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर समय समय पर इस तरह से मंच के माध्यम से संबोधन करते हैं, तो सच्चाई ये होती है कि समाज को इस शख्सियत के बारे में पता चले कि समाज जो के जो व्यक्तित्व हैं, ये किस तरह से समाज की आप सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ये चीज रखना चाहूंगा कि हमारे बीच में डॉक्टर रवि महिंद्रा जी हैं, प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। अगर रवि महिंद्रा जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आप आए। रवि महिंद्रा जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप आए और यहाँ पर अपने शब्द का उच्चारण करें, संक्षेप में दीजिए। जय भीम, जय भीम। बहुत ही सम्मानित मंचासीन इस कार्यक्रम के अतिथिगण व मेरे सामने उपस्थित बुद्धिजीवी साथी, माताओं एवं बहनों, जिस तरीके से आज का थीम रखा गया है संविधान आरक्षण बचाओ, साथियों आज जो सभी सामाजिक आंदोलनों की बदौलत हमें मिले, 1927 से लेके संविधान बनने तक बाबा साहब ने कितने आंदोलन किए, उन आंदोलनों के माध्यम से हमें ये अधिकार मिले। इसी तरीके से मानवत साहब काशीराम कहते थे कि राजनीतिक सत्ता मिले ना मिले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई चलती रहनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के जो हालात हैं वो बहुत ही विकट हैं। हमारे सामने बड़े चैलेंज हैं। जो वर्तमान में जो शासन में जो सिस्टम है वो बाबा साहब के मिशन के अनुकूल नहीं है। इसलिए मेरे मिशन के सिपाहियों, बाबा साहब के अनुयायियों, प्यार हो जाओ, अब लड़ाई लड़ने का वक्त आ चुका है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस देश का जो भविष्य है वो अगले 3 महीने में लिखा जाएगा। सभी बुद्धिजीवी साथी अपने स्तर पे प्रयास करिए और उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उस लड़ाई में आप अपना हिस्सा लीजिए। अगर उस लड़ाई को आप जीत गए तो निश्चित तौर पे 2024 में संविधान बच जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लड़ाई लड़नी है तो ये सही समय है। इसलिए सामाजिक लड़ाई भी लड़ें, राजनीतिक लड़ाई भी लड़नी है और समय अनुकूल है। मैं सर का धन्यवाद करूंगा, मुझे 2 ही मिनट मिले थे। जय भीम, जय भारत। आप आ जाएं, सभी आ जाएं, आप प्लीज आ जाएं, प्लीज अच्छा रहेगा, सभी आप आ जाएं। मैं आपको बच्चे साहब प्लीज आ जाएं।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। बहुत ही खुशी का मौका है कि समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग हमारे यहाँ पर उपस्थित है और आज हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, उनके लिखे हुए उस ग्रंथ को। भैया प्लीज 1 मिनट 2 मिनट सुन लीजिए, मतलब की बात है। केन साहब प्लीज बैठिए, बात नहीं कर लेंगे, थोड़ा आप प्लीज आप थोड़ा ध्यान दें, आप ध्यान दें। देखिए ये हमारे राजनेता हैं और इसी तरह आपसे बहुत अपेक्षा है, जब तक आप इनको नहीं सुनेंगे फिर आप इनको दोष भी ना दें, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि दोष फिर आप ही देते हैं। जो आपके सामने बात रखे हैं उसको आपको ध्यान को सुनना चाहिए। और जो बाहर जितने भी मेरे साथीगण खड़े हैं, आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप यहाँ प्रांगण में आ जाए प्लीज। देखिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष हैं केन साहब, प्रकाश चौधरी जी, उत्तम सिंह जी, संजय नीरज जी, केन साहब और तमाम जितने यहाँ पर पदाधिकारी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको बधाई देता हूँ कि आपने एक बहुत सुंदर टॉपिक के ऊपर आज यहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया। हमारे बीच में हमारे बहुत ही अजीज हमारे बड़े भाई और हमारी प्रेरणा स्रोत, समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाने वाले दिल्ली सरकार में मंत्री हैं भाई राजेंद्र सिंह गौतम जी। हम आपको राजेंद्र पासवान, हम आपको हमेशा देखते हैं कि समाज के लिए आप मजबूत तरीके से आवाज़ उठाते हैं, दमदार तरीके से समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हमें बड़ा गर्व होता है। राजनीतिक पार्टियां हमारी कुछ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जब समाज के लिए संघर्ष करने की बात आए तो हम सब लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए और मजबूती से उस विचारधारा के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। संघर्ष के लिए 1 मिनट भाई, ये क्या कर रहे हो यार? ए भैया, भाई साहब प्लीज आप सुनिए, ये कार्यक्रम स्वागत वाला नहीं है, प्लीज 5 मिनट रुक जाइए, सबको दे दीजिए, सब पहन लेंगे अपने आप। ये कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई आनंद साहब जो विधायक हैं पटेल नगर से, महमूद प्राचा जी, छात्र जीवन से हम लोगों ने साथ में पहले छात्र जीवन के अंदर उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आवाज़ उठाई, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए हम लोगों ने साथ में काम किया। आज यहाँ पर एक बहुत बड़े मजबूत आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक की उठाते हैं। दलितों के ऊपर कोई अत्याचार हो, अल्पसंख्यकों के ऊपर हो, पूरे देश भर में किसी के ऊपर भी कोई अत्याचार हो, तो आप देखते हैं कि महमूद प्राचा जी उसके ऊपर दमदार तरीके से आवाज़ उठाते हैं। यहाँ पर उपस्थित यहाँ पर साहब बैठे हैं और तमाम जितने भी हमारे और साथी हैं। प्रेरणा जी आप आइए ऊपर, हमारे निगम पार्षद हैं। साथियों, जो कार्यक्रम का टॉपिक है वो है संविधान आरक्षण बचाओ। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि संविधान किसने लिखा? संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। और संविधान जो भारत का संविधान है, मैं कहूँ कि पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा संविधान और इससे खूबसूरत संविधान शायद किसी भी कंट्री में का नहीं हो सकता। ये मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है। उस संविधान के अंदर जो बाबा साहब ने हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, बराबरी का दर्जा देने के लिए जो कानून बनाए, आज मौजूदा हालात इस तरीके के हैं कि आज वो संविधान को कमजोर करने के लिए कुछ ताकतें देश के अंदर सत्ता में बैठी हैं।
संविधान के अंदर अगर मैं सीधे तौर पे अगर बात करूं कि जो दलित समाज है, SC ST और जो बहुजन समाज है, उसके ऊपर उसको बराबरी का दर्जा देने के लिए, उसको समानता का दर्जा देने के लिए, उन्नति करने के लिए, तरक्की करने के लिए और इज्जत से जीने के लिए जो अधिकार संविधान में दिया, वो आरक्षण उसके अंदर एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन आज जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश के तहत देश के अंदर उस आरक्षण को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसके ऊपर हमें विचार करने की जरूरत है। और जरूरत है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स जो हैं एकजुट हों। हमारी राजनीतिक विचारधाराएं कुछ भी हों, लेकिन जब इस तरीके की बात है देश के अंदर कहीं पर भी किसी कोने में, तो वहां पर हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, मजबूती के साथ में आवाज उठानी चाहिए, ताकि जो वहां की सरकारें हैं उनको पता चले कि जब समाज, इनके समाज के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसका हाथ काटने के लिए भी ये लोग दम रखते हैं। अगर मैं बात कहूँ, जो बाबा साहब ने हम लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे, एट्रॉसिटीज होती थी, उसके ऊपर एक सख्त कानून बनाया था। लेकिन पिछले सालों के अंदर हमने देखा कि उस कानून को कमजोर कर दिया गया और उसके पीछे देखिए अब आज क्या, उसके रिजल्ट क्या निकल रहे हैं। हाथरस देख सकते हैं, आगरा देख सकते हैं, अभी कल परसों की बात है प्रयागराज देख सकते हैं, किस तरीके से दलितों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। और जो वहाँ की सरकारें हैं वो उसके ऊपर आंखें बंद करके बैठी हैं। उसके लिए मैं सीधे तौर पे कहूँगा, हम सब लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं, गौतम साहब आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आनंद साहब आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं दिल्ली के ऊपर अगर बात करूँ, मैं राजनीतिक बात नहीं करूँ, लेकिन यहाँ पर हम सामाजिक बात करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उस चीज़ को राजनीतिक दृष्टि से ना देखकर एक सामाजिक दृष्टि से देखेंगे। केंद्र सरकार से जो संविधान में लिखा हुआ है उसके मुताबिक पूरे देश भर की हर सरकार को दलितों के, SCs के डेवलपमेंट के लिए फंड एलोकेट किया जाता है, ताकि दलितों के उत्थान के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए उस पैसे को खर्चा किया जा सके। दिल्ली के अंदर कई हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया, जिसे SC सब प्लान बोलते हैं, लेकिन वो सही मायनों में उन कामों के लिए नहीं लगा जिस काम के लिए वो पैसा आया था। क्योंकि आप मंत्री हैं, हमारे विधायक साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, और हम सब लोगों की भी अगर जरूरत पड़े कहीं पर राजनीतिक बंदिशें हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गौतम जी जैसा कोई मजबूत मंत्री मतलब किसी भी तरीके से कमजोर महसूस करेगा अपने आप को। कहीं हमारी जरूरत पड़ती है, एज अ ऑपोजिशन हम लोग जा सकते हैं, सामाजिक संगठन हम लोग जा सकते हैं और इस बात को उठा सकते हैं कि जो दलितों का जो डेवलपमेंट के लिए पैसा है, इसको उसी जगह पे लगाया जाए जिस जगह पे लगना चाहिए। उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर समाज का सबसे निचला तबका है दलित समाज का, मीम रोड जी भैया इधर सुनिए, जो दलित समाज का सबसे निचला तबका है सफाई कर्मचारी। अभी बात हो रही है आरक्षण बचाओ, वहां पर तो 100% आरक्षण उनका है, लेकिन उनको वहां पे उसका आरक्षण खत्म करने के लिए उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर कर दिया है, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही। तो इन सब चीजों के लिए हम सब लोगों को शायद उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो सरकार में लोग बैठे हैं या सरकार के बाहर लोग बैठे हैं। आप लोग सहमत हैं मेरी बात से? धन्यवाद। तो बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस पर्पस के लिए हमें बुलाया है वो ये है कि यहाँ पर हमसे सवाल पूछे जाए। आप सब लोगों का, जैसा यहाँ पर उत्तम जी आप बता रहे थे, उत्तम साहब आप बता रहे थे कि यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, जिन्हें आप लोग चुनकर भेजते हैं सरकारों के अंदर, विधायक बनाकर, सांसद बनाकर, निगम पार्षद बनाकर, उन लोगों से सवाल करने का आपको अधिकार है, समाज को अधिकार है। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक दलों में हम हो सकते हैं, राजनीतिक पदों में हम हो सकते हैं, लेकिन समाज से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो समाज
बड़ा है। आप लोग अधिकार रखते हैं कि कोई भी सवाल है जो आपको लगता है कि सामाजिक उत्थान के लिए, उसके बेहतरी के लिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसको करें, रखें। और इस तरीके की जो केन साहब और उत्तम जी आपने ये जो सेमिनार्स रखे हैं, ये इसी पर्पस के लिए होते हैं ताकि विचारों को आदान प्रदान किया जा सके। आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नमन करते हुए बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए जन्मोत्सव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी के सभी पदाधिकारियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय और सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं आपको दो बात बताना चाहूँगा। एक, सबसे पहले जो बाबा साहब के बारे में नारे लगाते हैं उसमें थोड़ा सुधार करें, क्योंकि बाबा साहब अमर रहेंगे नहीं, बाबा साहब अमर हैं। तो जब भी कभी बोल रहे हैं आप ये ना बोलें कि अमर रहें, नहीं, अमर हैं ये बोलें। दूसरा एक नारा और बहुत लगाते हैं लोग, भारत रत्न। भारत रत्न बाबा साहब के लिए बहुत छोटी चीज है। बाबा साहब बोधिसत्व विश्व रत्न है, इसलिए प्रयास ये करें कि बाबा साहब को भारत रत्न ना बोलें, विश्व रत्न बोलें या बोधिसत्व बोलें। बोधिसत्व बाबा साहब को विश्व बौद्धिस्ट समाज ने दिया है, कोई भारत रत्न ठीक में नहीं मिला। बोधिसत्व, इसलिए बोधिसत्व बाबा साहब के लिए बोलें और विश्व रत्न का प्रयोग करें। दम्पत्ति समय कम मिला है, लेकिन फिर भी मैं इसमें भाई पहले चुप रहिए जरा, अपनी बात को रखूंगा प्लीज जरा। देखिए, सन 2014 से पहले 2014 से पहले संविधान विरोधी आवाजें तो उठती थी, लेकिन उनको किसी ना किसी रूप में दबा दिया जाता था। आज सन 2014 के बाद हमारी जो राजनीतिक सत्ता है उसमें संविधान के पन्ने को फाड़ा जाता है, संविधान के पन्ने को जलाया जाता है, और ये सरकार उनको सजा नहीं दिला पाती, वो सारे खुलेआम घूमते हैं। एक तरफ जो शंकराचार्य हैं, ये सारे लोग कहते हैं कि हम तो संविधान को मानते ही नहीं हैं, हम तो मनोविधान को मानते हैं। उनके ऊपर आज तक सरकारी तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती, ये सबसे बड़ी बात है। और अभी देखिए इतने सारे कांड हो रहे हैं, हमारे को राजनीतिक नेता भी बड़े से बड़े जो बैठे हैं इसमें संसद में, कोई भी आदमी बोलने को तैयार नहीं है, उसे खिलाफ कोई नहीं बोलता। अब चाहे उसे पार्टी का संविधान कह लीजिए, अनुशासन कह लीजिए, लेकिन वो जो विधानसभा में पहुंच गया वो आपके बीच का आदमी नहीं रहा, वो पार्टी के बीच का आदमी बन गया, वो कभी आपके बारे में नहीं बोलेगा। भाइयों और बहनों, मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया है, इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, बल्कि 2-3 चीज़ जो है बहुत जरूरी है आजकल। क्योंकि इस वक्त हमारी जो बर्निंग प्रॉब्लम है, जैसा कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम पे उन्होंने लिखा है, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज है तो सारे अप्रिशिएट किया है कि जो है ऐसे महान भाव जो है कई नहीं है, इतना एक्सपीरियंस एंड वेल एजुकेटेड। साथियों, अभी हमारी जो सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजर्वेशन की बात जो है हम कह रहे हैं इस वक्त जो है आपके सामने 2 बात जो है आपको कहता हूं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो इन्होंने जो प्रीवियस जो है काफी दिन से इन लोगों ने दोबारा जो है मनुवाद को लाने के लिए इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए कोशिश किया था। फिर भी उस समय में हमारे लोग जो है काफी चिंता में पड़ा था। हमने उसी टाइम पे हमारी सेवा स्तंभ की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन जो है राष्ट्रपति को
हमने भेजा है, हमने राष्ट्रपति से मिला भी है। जैसा बाबा साहब ने कहा था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। अभी जितने भी यहाँ पे बैठा हुआ है, मैं देख रहा हूँ, हमारी जो यहाँ पे जो बैठा हुआ है, अच्छे वेल एजुकेटेड और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का जो लीडर्स है, जो समाज की सेवा करता है, वेल एक्सपीरियंस्ड, वो लोग सभी लोग आए डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों से। मैं उनके धन्यवाद करता हूँ। पहले आप पुष्पांजलि अर्पित करेंगे विशेष रवि जी। और मैं मंच पर आसीन जितने भी हमारे मान्य बैठे हुए हैं, उन सबको नमन करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनको दलितों का मसीहा कहा जाता है, मेरा मानना है कि वो 85% देश के लोगों के मसीहा है। क्या होगा? अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए और हमारे समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी को मैं खास नमन करता हूं, क्योंकि आज तक जितने भी समाज कल्याण मंत्री रहे हैं भारत में, चाहे वो केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकारों में हो, उनमें सबसे अच्छी सामाजिक पहुंच अगर किसी ने बनाई है तो हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। मैं चाहूँगा उनके लिए जोरदार। यहाँ पर हमारे भाई विशेष रवि जी, जो शायद दलित समाज में सबसे कम उम्र में राजनीतिक ऊंचाइयों को हासिल करते रहते हैं रोज रोज, उनके लिए भी मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियां। अभी इन्होंने देवनगर और बापानगर के बच्चों के लिए जो 10-15-20 सालों से फेथ अकेडमी स्कूल के साथ 1 एकड़ लैंड थी पटेल नगर में, उसको केस लड़के हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उसको आज़ाद कराया, जिसको ये जल्दी हमारे समाज के लोग बच्चों को समर्पित करेंगे। ऐसे ही हमारे यहाँ पर बैठे हुए राजेश लोटिया जी, छात्र राजनीति से लेकर आज तक बहुत प्रभावशाली और बहुत ही समाज के लिए मर मिटने वाले ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं। उन्होंने तुगलकाबाद में जब वो मंदिर हमारा तोड़ा गया गुरु जी का, तब उन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट से रेट लगा के उसके लिए काम किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एक बार उनके लिए। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है आरक्षण बचाओ। मैंने इस पर सोचा और मैंने पाया कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो आरक्षण के बारे में मूल धारणा रही हो, वो इसलिए रही होगी क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा, उन्होंने तमाम, आप सब जानते हैं कि उन्होंने वेद तक पढ़े, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर हिस्टोरियाँ है क्या, जो भी अवेलेबल थे। इतिहास बहुत पढ़ा और उन्होंने महसूस किया कि जो आरक्षण है, एक विपरीत आरक्षण हजारों साल से भारत में फैला हुआ था। विपरीत कैसे? कि वो आरक्षण मनु संहिता के हिसाब से था। वो ऊपर के वर्गों को संरक्षण देता था, वो ऊपर के वर्गों को आरक्षण देता था। जैसे जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण ही पढ़ाई कर सकता था, ब्राह्मण ही शिक्षा ग्रहण कर सकता था, और जितनी भी राजकीय नौकरी होती थी उनको ब्राह्मण ही कर सकता था। ये उसके लिए रिजर्व था। उसी तरह से क्षत्रिय को, बकायदा क्षत्रिय को लड़ाई की ट्रेनिंग मिला करती थी, और जितने भी आर्मी के नौकरियां होती थी क्षत्रिय समाज को मिला करती थी। ये सब आप जानते हैं। ऐसे ही वैश्य समाज को बही खातों का ज्ञान ये सब दिया करते थे ब्राह्मण, और वही लोग व्यापार किया करते थे। शूद्रों का काम इनकी सेवा करना होता था, और बदले में छुआछूत, तिरस्कार, इस तरह की चीजें इनको मिला करती थी।
छुआछूत भी किस लेवल का छुआछूत, किस लेवल का तिरस्कार कि साउथ में त्रावणकोर में के पास, साउथ में कई जगहों पर इनफैक्ट दलित महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वो अपना पक्ष रख सके। यानी कि पब्लिक प्लेस पर भी उनको जाना हो तो ऊपर का कपड़ा वो कोई नहीं पहन सकती, और अगर कोई जाए, महिला जाना चाहे तो उसको बाकायदा टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स भी कितना शर्मनाक, जितना बड़ा पक्ष उतना बड़ा टैक्स, उतना ज़्यादा टैक्स। तो इस तरह का ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इस तरह से हमें प्रताड़ित ही नहीं, मतलब बहुत ही बुरा हाल हम सबके साथ इतिहास भरा पड़ा है इस तरह की। इसी कड़ी में एक शायद नांदेड़ी नाम की महिला थी, साउथ से आए हुए शायद जानते होंगे, नांदेड़ी नाम की महिला थी जो बहुत इस चीज़ से परेशान हो गई और उन्होंने ठान लिया कि मैं टैक्स नहीं दूंगी, और राजा ने सैनिक वहाँ भेज दिए। वो अपनी कोठरी में बंद थी, उसने आखिर में अपने पक्ष काट कर थाल में रखकर उनको दी। आज भी वहां पर मंदिर बना हुआ है, लोग मतलब गूगल में भी याद है। तो इस तरह के हमारे साथ व्यवहार होते रहे। आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है। अगर सरकार चाहे तो एक कानून पास करके आरक्षण एक दिन में खत्म कर दे, मगर वो जानते हैं कि उसका विरोध हो जाएगा। देश भर के दलित उसके विरोध में आके खड़े हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, और शायद सरकार को गिराने की भी ताकत हमारा समाज रखता है। इसीलिए एक साजिश के तहत एक पूरा प्लान प्रोसीजर को फॉलो करके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, जो परमानेंट भर्तियाँ होती थी, जिसमें एक आरक्षण का प्रावधान है कि इतने % दलित समाज के लोगों को लेना है, अनुसूचित जाति को लेना है। परमानेंट भर्तियाँ शायद ही किसी प्रदेश में हो रही हैं, लगभग सभी प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां हो रही हैं। दिल्ली भी उसमें शामिल है। हमारे बीच में दिल्ली सरकार के आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, 2 सम्मानित विधायक बैठे हैं। मैं भाई साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सब अलग अलग राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक़ रख सकते हैं। हो सकता है कुछ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बैठे हों, मैं कांग्रेस पार्टी की समर्थक हूँ, लिलोठिया जी कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, हमारे मंत्री जी और विधायक साहब आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर इन राजनीतिक पार्टियों ने हमें मौका दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि हम अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं। अगर बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा होता तो प्रेरणा सिंह आपके सामने निगम पार्षद के तौर पे बात नहीं कर रही होती, राजेंद्र पाल गौतम जी को मंत्री पद नहीं मिला होता, लिलोठिया साहब MP नहीं रहे होते, और मेरे भाई विशेष रवि जी और राजकुमार आनंद जी भी शायद विधायक नहीं होते। तो भाई साहब, हम चाहे विभिन्न राजनीतिक विचारधारा की से ताल्लुक रखते हो, हमारी मजबूरी होती है कि हमें पार्टी हित में बात करनी पड़ती है। नहीं करेंगे तो पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। मगर एक चीज इस मंच से हमको ठाननी होगी कि अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, अपने समाज का भविष्य सुरक्षित करना है, तो सबसे पहले अपने समाज की बात करनी होगी, चाहे उसमें पार्टी के खिलाफ जाकर क्यों ना करना पड़े। संविधान में अगर हम संविधान को अगर छेड़ने की कोशिश की जा रही है तो वो कैसे की जा रही है, उसके अंदर किस तरह से बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आरक्षण को जो एक बहुत बड़ी ताकत, एक सुविधा बाबा साहब हमारे लिए देके गए हैं, उसको अगर बदलने की कोशिश की जा रही है तो वो कैसे हो रहा है, इसकी जानकारी को लेकर मुझे लगता है कि हम में बहुत सारे लोगों को उसमें समझने की जरूरत है। उसमें मैं भी अपने आप को शामिल मानता हूँ, क्योंकि ऊपर से तो हम सब जानते हैं, हम ये कहते हैं, सुनते हैं कि नहीं संविधान को जो है छेड़ने की कोशिश की जा रही है, आरक्षण छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसकी जो मूल जहाँ सच में ये हो रहा है, किस जगह जाके बारीकी से जो है उसको बड़ी चालाकी से उसको जो है काम को किया जा रहा है, उसकी जानकारी जो है मुझे लगता है कि और बहुत अच्छे से जो है हम लोगों को होनी चाहिए। क्योंकि जब तक उसकी अच्छी जानकारी, जिस विषय के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा विषय है, ये विषय कोई छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है, और किसी भी बड़े विषय पे काम करने के लिए, किसी भी बड़े मुद्दे पे काम करने के लिए, उस पर संघर्ष करने के लिए, उस पर सहयोग, अपना योगदान देने के लिए, जब तक कि उसके अंदर आप अच्छी विस्तृत जानकारी, सही जानकारी आपके पास नहीं है, तो उसमें काम करने के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि हम कुछ दूर चलते हैं,
कुछ समय के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम जो है अपना रास्ता बदल लेते हैं या फिर काम करना छोड़ देते हैं। तो मैं आज बहुत सारे यहाँ पर गणमान्य लोग उपस्थित हैं जिनको इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। माननीय मंत्री जी उसमें से एक हैं, वकील साहब उसमें से एक हैं जो यहाँ रखेंगे। तो मेरा निवेदन है कि हम सब लोग इस विषय पे यहाँ हम आज इकट्ठा हुए हैं, इस विषय को यहाँ से इसकी जो बारीकियां हैं उनको समझ के जाएं, उनको देखकर उनको जान के जाएं, ताकि जब हम ग्राउंड पे जाकर हम इस विषय को कहीं पर रखें, इसको कहीं पे उठाएं, अपने समाज में या गैर समाज में इस विषय को कहीं पे रखने का मौका मिले, तो हम जो है सही तत्वों के साथ इस विषय को जो है अपनी बात को रख सकें और उस पर काम कर सकें। मंच पर आसीन सम्मानित नेतागण और उससे भी ज्यादा सम्मानित श्रोतागण जो मंच के सामने बैठे हैं और जो असली मीडिया है, असली प्रेस है, उसके सभी भाई बहनों को मेरा बहुत ही प्यार भरा जय भीम। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है, तो मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत अहम बातें बताई। एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि सबसे पहले हम किसी विषय को समझें और उसको जीतने के लिए क्या रणनीति बनाई जाए, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। पूना पैक्ट का भी जिक्र आया, वो भी एक सबसे महत्वपूर्ण इशू है आरक्षण के लिए। अगर आप आरक्षण को समझना चाहते हैं, मूलभूत भावना समझना चाहते हैं, तो आपको पूना पैक्ट भी समझना पड़ेगा कि पूना पैक्ट एक अच्छाई थी या धोखा था, ये भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इन सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत सारी क्वालिटीज थी, खासियतें थी। एक क्वालिटी जो उसमें उनमें थी वो ये भी थी कि वो किसी भी समस्या का, किसी भी विषय का की जड़ तक जाते थे, तभी वो इतने अच्छे समाधान बता पाते थे। अगर जो लोग बाबा साहब को पकड़ते हैं तो उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट किसी भी विषय के बारे में ऐसे होती थी कि एक 5 साल का बच्चा भी उस विषय को समझ पाए। ये बाबा साहब की बहुत बड़ी बड़ी खासियतों में से एक बड़ी खासियत थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम सतही बातें करने लगे। बाबा साहब के अनुयायी तो मानते हैं हम अपने आप को, लेकिन जड़ तक नहीं जाते किसी भी विषय की, इसलिए भटक जाते हैं। संविधान की मूलभूत भावना को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि बराबरी और इंसाफ क्या चीज है, और किसी भी राष्ट्र में बराबरी और इंसाफ का क्या मतलब है, और बाबा साहब क्या चाहते थे ये संविधान बना के। क्या बाबा साहब ने जो इतनी मुसीबतें झेली, तो एक बात के लिए तो मैं अपने आप पे फख्र महसूस करता हूं कि बाबा साहब को संविधान गठन करने की समिति में पहुंचाने के लिए बहुत सारे कमियां मुस्लिम समुदाय में रही हैं, मुस्लिम समाज में रही है, लेकिन एक अच्छा काम ये किया कि उनको संविधान गठन करने वाली कमेटी में, मुस्लिम कम्युनिटी ने पहुंचाया, जबकि अनुवादी मानसिकता ये चाहती थी कि ये व्यक्ति अंदर ना पहुंचे। चेयरमैन बनाने की तो बात दूसरी, लेकिन वो चेयरमैन भी इसलिए बने क्योंकि सब लोगों का दबाव इतना था कि इनके अलावा किसी को मानने कोई तैयार नहीं था। किसी ने बाबा साहब के ऊपर कोई एहसान कभी नहीं। समाज के लिए, माइनॉरिटी के लिए और SC/ST के लिए अगर मेरे को छूट भी किया जाए तो सबसे पहले मैं तैयार हूँ। ये हमारे बीच में है ऐसे लोग, ऐसा शुरू हो जाए तो हमारे सब लोग इसी सिस्टम से 2 अप्रैल को खाई 6 घंटे थाने में रहा, उसके बाद भी हर किसी भी फंक्शन में जाता हूँ SC/ST के में। आप लोग सब लोग कह रहे हो मुझे दर्द हो रहा है, और जिन डॉक्टर्स के पास जाते हो वो बिना जांच करे दर्द के लिए कोई दवाई दे रहे हैं।
अब दर्द का कारण नहीं पता लगेगा, दर्द के कारणों को समझेंगे नहीं और उसके कारण पर इलाज नहीं करेंगे तो दर्द तो खत्म होगा नहीं। दर्द केवल हो नहीं रहा है बल्कि दर्द बढ़ भी रहा है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि दुनिया में ये जाति और धर्म आई कहां से, क्योंकि सारी बीमारी की जड़ तो धर्म है। कुदरत ने तो इंसान पैदा किया ना, ये जाति और धर्म कहां से आई? क्या कभी आप लोग इस पे सोचते हैं? दुनिया को लगभग 550 साल पहले सिख धर्म मिला, दुनिया को लगभग 1400 साल पहले इस्लाम मिला, दुनिया को लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2550 साल पहले बौद्ध धर्म मिला, दुनिया को लगभग 2600 साल पहले जैन धर्म मिला, दुनिया को लगभग 3500 साल पहले सनातन धर्म मिला। इससे पहले धर्म तो नहीं था लेकिन इंसान था। इस धर्म की जरूरत क्या है? कभी इस पर जरूर सोचो, लेकिन मैं उस पर थोड़ा कम बोलूंगा। मैं बीमारी की जड़ पे ही बात करूंगा। जब लगभग 3500 साल पहले सेंट्रल एशिया से आर्यंस भारत में आए और उन्होंने देखा यहाँ के लोग बड़े भोले भाले आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उन्होंने षड्यंत्र से हमारे लोगों के ऊपर हमला करके हमारा सब कुछ छीन कर हमारे लोगों को पहले तो गुलाम बनाया। फिर उन्होंने सोचा यार ये संख्या बहुत ज्यादा है, जिस दिन इनको समझ आ गई ये वापस सब कुछ छीन लेंगे, तो उन्होंने फिर हमें हजारों जातियों में बांट दिया। और वो जातियों में ऐसा बांटा, ये उनकी काबिलियत है, वैसे इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। अमेरिका में जातियां नहीं है, जर्मनी में जातियां नहीं है, फ्रांस में जातियां नहीं है, इंग्लैंड में जातियां नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जातियां नहीं है, न्यूजीलैंड में जातियां नहीं है, जापान में जातियां नहीं है, चाइना में जातियां नहीं है, कोरिया में जातियां नहीं है, रसिया में जातियां नहीं है। ये केवल भारत और भारत के सब कॉन्टिनेंट में क्यों है? और इनको किसने बनाया? और इससे फायदा किसको हुआ? जाति बनाने वाले को या जिन जातियों को बनाया उनको? इस पे थोड़ा सा कभी सोचो। हम लोग सब्जेक्ट की गंभीरता को समझते नहीं है, मुद्दे पर जाने की बजाय ऊपर ऊपर घूम रहे हैं। अभी तो ये सोचो ना, आपको क्या करना, कैसे करना, इस बात को तय कौन कर रहा है? आपके बच्चे के जन्म से होके लेके मरने तक की सारी व्यवस्थाओं को कोई दूसरा व्यक्ति तय कर रहा है। आप लोग का बच्चे का जन्म हो तो भी किसी के पास जा रहे पूछने, और जब वो मर रहा है तब भी किसी और से संस्कार करवा रहे हो, और वो संस्कार हमें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। हम उस लाठी को तेल पिला रहे हैं जो लाठी हमारे सर पर फोड़ रही है। हम उस जगह चंदा चढ़ा रहे हैं जिस चंदे से तलवारें खरीद के हमारी बच्चों की हत्या की जाती है। बचना किससे है? रास्ता किससे पूछ रहे हैं? रास्ता तो हमारे अपने पास है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रास्ता बता के गए, हम उस पर नहीं चले। माननीय कांसीराम साहब ने रास्ता बताया, हम उस पर नहीं चले। देखो उनकी सफलता क्या है? ये उनकी सफलता है कि हम लिख रहे दी ग्रेट चमार, दी ग्रेट वाल्मीकि, ये उनकी सफलता है। यानी हम भी उन्हीं को, उसी व्यवस्था को जिताए रखना चाहते हैं। जाति की वजह से हमारा सत्यानाश हुआ और हम जाति को ही ग्रेट बता रहे, जाति को पकड़ के बैठे, जाति छोड़ने को तैयार नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा, पॉलिटिक्स इज ए मास्टर की विच कैन ओपन या अनलॉक ईच एंड एवरी लॉक। लेकिन जो पीछे जो कहा बात का हमने सुनाई नहीं। यानी हिंदी में बता दूं, उन्होंने कहा कि ये जो राजनीति है ये मास्टर की है, ये सभी तरह के ताले खोल सकती है, सब तरह की समस्याओं का समाधान कर सकती है। हमने इतना सुनकर राजनीति के चक्कर में पड़ गए। पर जो उन्होंने बाद में ये भी तो कहा कि जिस समाज की जड़ें मजबूत होती हैं, जो समाज मजबूत होता है उसकी राजनीति मजबूत होती है। उस वाली बात को हमने सुनाई नहीं और हम राजनीति की चाबी के पीछे पड़ गए। वो बात हम तो सुन नहीं पाए, लेकिन वो बात आरएसएस ने सुन ली, उनके लोगों ने भी सुन ली।
और उन्होंने वो जो चाबी इतनी भारी भरकम है कि उस चाबी को किधर घुमाना है, कौन सा ताला खोलना है, वो इतनी भारी भरकम है, उसके लिए एक मजबूत ग्रिप चाहिए, मजबूत ग्रिप जिसे कहते हैं समाज। तो हमने वो ग्रिप मजबूत नहीं बनाई, उन्होंने वो ग्रिप मजबूत बनाई, जिसको आज हम आरएसएस के रूप में जानते हैं। और इस कड़ी में अब हम अगला जो कार्यक्रम है हम चाहेंगे कि कमेटी ने आपको सम्मान के लिए मोमेंटो और कुछ रखा है, वो हम चाहेंगे। तो मैं अभिरक्षक साहब से प्रार्थना करूंगा, अभिरक्षक साहब और अध्यक्ष जी, और मैं शीशपाल साहब से भी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमर माहीलाल जी हैं, कृपया वो आप आ जाएंगे और यहाँ मुख्य अतिथि जी का आप शॉट बनाकर और अभी जो मोमेंटो है वो देकर आप स्वागत करेंगे। सबसे पहले अभिरक्षक साहब होंगे और उसके साथ हमारे शीशपाल जी होंगे और हमारे माहीलाल साहब होंगे। अब मुख्य अतिथि जी का आप स्वागत करेंगे। चार माहीलाल जी आए ना आगे। सतनाम सिंह जी, सतनाम सिंह जी ऊपर आ जाए, चारों आप आ जाएंगे, आप प्लीज आ जाए। राम बाबू जी, सतनाम हो गया कल। हाँ क्या आज तो आप आए ना। ठीक है सागर साहब, ठीक है सागर साहब प्लीज, ठीक है सागर साहब प्लीज आ जाए, प्लीज आ जाए। हो गया ओके। आरक्षण बचाओ के ऊपर एक संगोष्ठी करें और तमाम दिल्ली की जितनी तमाम संस्थाएं हैं और प्रतिनिधि हैं और हमारे जो नेता हैं जो दिल्ली में काम कर रहे हैं उनको बैठ करके एक चर्चा की जाए, संगोष्ठी की जाए। उसी के लिए एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तत्वाधान में आज अम्बेडकर रोड में ये कार्यक्रम हुआ है और काफ़ी हद तक हम अपने मैसेज को तमाम दिल्ली के और दिल्ली से बाहर वे मैसेज को भेजने में हम कामयाब रहे हैं। इसके लिए मैं तमाम दिल्ली के जो संस्था है और नेता है उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। नाम बोलो जो लोग आए थे उनका नाम ओपीटी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदुस्तान कमेटी का आकर्षक हूँ और बेहतर समाज में काम कर रहा हूँ और उसमें भी इसी तरीके से समाज सेवा के काम में लगा रहूँगा और बाबा साहब कमेटी के माध्यम से हम इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए भी तंत्र रहेंगे। पहले तो मैं मीडिया जो आप आए हैं मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे जो देश का है चौथा स्तंभ कहलाया जाता है उसमें आप आए हैं। और सच्चाई यही है कि देश के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, अगर ऐसे हालात 73 साल के अंदर ठीक होते तो हम ये संगोष्ठी नहीं करते। और आपने जो अपनी बात रखी है यहाँ पर देखा है कि हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जो आए तो उन्होंने भी सीधा आरक्षण के ऊपर बात रखी कि किस तरह से आरक्षण के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, आरक्षण को पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है। चारों तरफ जो है हम देख रहे हैं कि हर जितने भी सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर दिए जा रहे हैं, यहाँ पर आरक्षण नहीं है। इसीलिए ये संगोष्ठी रखी है ताकि आरक्षण और संविधान जो है संविधान के ऊपर जिस तरह चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और आरक्षण को समाप्त करने के जो षड्यंत्र है उसके खिलाफ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जनरल कमेटी है इसमें आज ये संगोष्ठी रखी गई है और इसमें हम लोग काफी सफल रहे हैं।
और हमारे यहाँ पर जो आपने सैलाब देख रहे थे, जैसे ये भीमा भाई पर प्रांगण है जो भरा हुआ था, इसमें जो आप दवा है, इस तरह से हमने इस बार यहाँ पर मुख्य वक्ताओं ने और मुख्य अतिथि ने बात रखी और लोगों पिन ड्रॉप साइलेंट था, लोगों में आक्रोश था कि भी किस तरह से संविधान के ऊपर आघात हो रहा है और आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। उस विषय पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी ने संगोष्ठी रखी है, वो इसी का हमारा एक कारण था। सर, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई महत्व नहीं। तो क्या यहाँ कुछ मतभेद नहीं लगते? एक तरफ तो कहते जाति विहीन समाज की स्थापना कर दी है और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि आरक्षण चाहिए। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, ये आपकी बात जो आपने कहा, हमने अपने अतिथियों को भी सुना है, सबने अपनी बात रखी है, कहीं कोई बुराई नहीं है। अपने सबने प्रयास किया है कि भी इतना लंबा अरसा हो गया है और हम जाति में बटे हुए हैं, इस जाति को हमें सब एक संगठित होकर आना होगा, यही हमारा प्रयास होगा। और इसी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी इस जो कार्यक्रम रखा है उसका यही एग्जाम्पल है। संविधान बना दिया है, क्या ये सच है कि वो उनकी अपनी रणनीति है, वो अपनी उनकी रणनीति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अब हमने जो हमने आपके सामने जो ये कार्यक्रम रखा है, ये समाज को और देश को जगाने का ही है, ये जगाने के लिए रखा है। कोई भी व्यक्ति है उसको स्वतंत्र है, वो रख सकता है। इससे पहले भी आप देखें जब देश आजाद नहीं हुआ तो उससे पहले भी संविधान था, तो वो लागू तो नहीं हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे तरीके से अपना कोशिश कर रहे हैं, कोशिश वो करते हैं। कोई देश पर कोई समाज को फर्क पड़ने वाला नहीं है। समाज जो है जागरूक हुआ है। सर, बहुजन समाज का जो विपक्ष है, क्या हम उसको कमजोर बनाने में कामयाब रह पाएंगे? क्योंकि हमें अपनी ताकत का तो एहसास लगभग हो रहा है। दोबारा बताएंगे? जी, बहुजन समाज विपक्ष को कमजोर बनाने में कामयाब हो पाएगा इस तरह की विचार गोष्ठी? आज के समय में यही हमारी ताकत है कि पहले हम जो हमारा बहुजन समाज है, बाबा साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भी इसी पे यही कहा था और माननीय काशीराम साहब ने भी यही कहा है कि भी हमें अपना जो बहुजन समाज है उसको मजबूत बनाना है और मजबूत बनाने के लिए हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। यही हमारी ये कड़ी है कि आज हम कम से इतने सक्षम है कि हम बोल रहे हैं, ये समाज की ही ताकत है। दिल्ली के बाहर भी जाएंगे? हाँ, ये जरूरी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी जो है वो समय समय पर दिल्ली और दिल्ली से बाहर भी गई है। इसके कई अनेक उदाहरण हैं जो हमने लगभग 45 साल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी है, वो लाल किले की प्राचीर से जो शोभा यात्रा बाबा साहब की शुरू करती है, उसका साफ संदेश होता है कि वो लाल किले से प्राचीर जो शोभा यात्रा शुरू करती है उसमें एक संदेश होता है कि अपना मार्गदर्शन होता है, किसी तरह भी आप उसको जो संघर्ष जो बाबा साहब ने किया है वो जन जन तक और विश्व भर में उसको पहुंचा सके। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कमेटी ने किया है। और ऐसे नहीं, दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर भी अभी हमने देखा कि बच्ची के साथ जो रेप किया गया था उसके लिए भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और आगे अग्रसर संघर्ष किया है। और इससे मुगलकाबाद में जो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया था उसमें भी आपने जो है अहम काम किया है। अनेक ऐसे कार्य हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी समय समय पर संघर्ष करती है और आगे भी करेगी।